चलिए तो ठीक, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद। हिस्ट्री का टॉपिक है उपनिवेशवाद, कॉलोनिज्म। तो उपनिवेशवाद, और जो उपनिवेशवाद वाला जो टॉपिक आता है वो किसका आता है? जो ब्रिटिश साम्राज्य है, भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, ये टॉपिक है भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक। हम पढ़ेंगे आज भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, कि आखिरकार ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव भारत में क्या पड़ा। तो सबसे पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ब्रिटिश राज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आप सब लोगों को मालूम है, जो भी इसको थोड़ा भी पढ़ा है, कि स्थापना का उद्देश्य क्या था। यहाँ के जो संसाधन हैं, भारत के जो रिसोर्सेस हैं, उनका क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना है। ठीक है, यहाँ के जो भी संसाधन है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? एक्सप्लॉयट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। और उसको कहाँ पे भेजना है? ब्रिटेन में भेजना है, ताकि ब्रिटेन में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक, उद्देश्य है संसाधनों का दोहन, इट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन, एंड ब्रिटेन को लाभ पहुंचाना। ये दो उद्देश्य रहते हैं मेनली। संसाधन का दोहन करना मतलब, अब हमारे क्या है, हमारे पास क्या है? रिसोर्सेज। जैसे मान लीजिए कोयला है, तो भाई साहब ये कोयला यहाँ से निकालेंगे और रेलवे के माध्यम से क्या पोर्ट तक पहुँचाएंगे, पोर्ट के माध्यम से क्या करेंगे? इंग्लैंड तक पहुँचा देंगे। और इंग्लैंड में क्या हो गए? औद्योगिक क्रांति आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गए। बिना ऊर्जा के आप किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सोच सकते हो? नहीं। तो हमारे कोल का उपयोग क्या किया जाएगा वहाँ पे? बिजली बनाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए। और वही ऊर्जा को प्रयोग किया किसके लिए किया जाएगा? आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो यहाँ के जितने संसाधन है, जैसे फॉरेस्ट है, पेड़ों को काटा जाएगा और पेड़ों को काट करके भेजा जाएगा, और फिर उससे से क्या होगा? अच्छी अच्छी सजावटी सामान बनाया जाएगा, और वही सजावटी सामान को भारत के मार्केट में भेज दिया जाएगा। तो संसाधन का क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है ना, कि यहाँ से रॉ मटेरियल को भेजा जा रहा है और वहाँ पे उसको मैन्युफैक्चरिंग आइटम में या कि इनरिचमेंट आइटम में बना करके यहाँ पे भेज दिया जा रहा है भारतीय बाजार में। तो इसका प्रॉफिट होगा। जिस तरीके से अभी अपन पूरा सारी चीज़ देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। क्लियर है? तो जो भारत में ब्रिटिश राज का आर्थिक प्रभाव, उससे भी अपन कुछ 5-6 चरणों में, 5-6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला आता है उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा भू राजस्व व्यवस्था। फिर इसके बाद आएगा जो हमारी उद्योग है, उद्योगों का पतन, संपत्ति का पलायन, कृषि का वाणिज्यीकरण, और आधुनिक उद्योग की स्थापना। ठीक है, ये कुछ 5-6 चरणों में हम पूरा का पूरा इसको डिवाइड कर लेते हैं। कि उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। भू राजस्व व्यवस्था, कि भाई भू राजस्व व्यवस्था क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और फिर उद्योग का पतन हो गया, संपत्ति का पलायन हो गया, और कृषि का वाणिज्यीकरण और आधुनिक उद्योग की स्थापना। ये 6 चरणों में 6
पॉइंट में अपन पूरा का पूरा ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव देख लेंगे। साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म, या कि उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, इस चीज को अपन पूरा डिस्कस कर लेंगे। एक तो पेंट हंस ये मार्कर है, समझे में नहीं आता कितना इंक मैं भर दूं इसमें। कोचिंग का बजट खत्म हो जाएगा इंक लाते लाते, इतना इंक लगेगी। ठीक है, अब एक एक करके इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण के बारे में। जो भाई पढ़ चुका है वो रिवीजन करेगा। उपनिवेशवाद के चरण, सबसे पहले तो उपनिवेश होता क्या है कुछ आइडिया? वंदना, क्या होता है उपनिवेश? है कुछ आइडिया? कॉलोनी। देखो, उपनिवेश का सीधा मतलब होता है, कॉलोनी का मतलब होता है कोई विदेशी शासन द्वारा किसी दूसरे देश पर प्रत्यक्ष शासन करना और उसका फायदा उठाना। ठीक है, उसी क्षेत्र में गए, प्रत्यक्ष शासन करने लगे और उसका फायदा उठा रहे हैं। क्लियर? तो अब जब उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने वो कौन सा मिलता है? वाणिज्यिक पूंजीवाद। सेकंड होगा हमारा औद्योगिक पूंजीवाद, और तीसरा हमारा हो जाएगा वित्तीय पूंजीवाद। ठीक, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण मतलब कमर्शियल कैपिटलिज्म, कमर्शियल, इसका है इंडस्ट्रियल और इसका फाइनेंशियल। ठीक है, कमर्शियल हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए और फाइनेंशियल। अब इनको अलग अलग टाइम पे अपन डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1757 में क्या हो रहा है? प्लासी का युद्ध जीत रही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करी? प्लासी का युद्ध जीत रही। कब? 1757 में। तो 1757 से 1813 तक, 1830 तक कि जो समय को अपन वाणिज्यिक पूंजीवाद कर देंगे। 1813 से 1857 तक को अपन क्या कर देंगे? औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कर देंगे। और वित्तीय पूंजीवाद को कर देंगे 1857 से 1947 तक, 1947 तक। तो इस तरीके से जो अंग्रेजों के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, अंग्रेजों के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है, उसे अपन 3 चरण में डिवाइड कर दिए कि 1757 से 1813 तक एक चरण हो गए, एक स्टेज हो गए, फिर 1813 से 1857, फिर 1857 से 1947 तक। क्लियर? अब उसके बाद एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद। अब देखो, वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में अगर अपन बात करें तो हमें कुछ बातें क्या पता चल रही है वाणिज्यिक पूंजीवाद के बारे में। ये समय कैसा है? 1757 से 1813 तक का समय, जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? अपने आप को स्टेबल कर रही, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर रही। प्लासी का युद्ध हो गए, लेकिन उसके बावजूद अभी छुटपुट चीज़ें उसको देखने को मिल रही। अभी भी आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, अभी भी भारतीय शासक भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुए हैं, मराठे अभी भी लूट मार मचा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारी सहायक संधि हो रही, अभी भी रियासतें अपने अपने में कुछ कुछ रियासतें स्वतंत्र हैं। तो ये वो समय है जब क्या कर रहे हैं?
ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, और स्थापित करने को उसमें उसका केवल 2 लक्ष्य है, ठीक है। उसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उसका उद्देश्य है व्यापार में एकाधिकार, व्यापार में एकाधिकार, मोनोपोली इन ट्रेड। व्यापार में क्या करना है उसे? एकाधिकार। और दूसरा क्या करना है उसे? राजस्व, रेवेन्यू। 2 उसके उद्देश्य हैं। पहला बोल रहा है व्यापार में एकाधिकार और दूसरा बोल रहा है राजस्व। ठीक। अब मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनोपोली मतलब होता है कि बाजार में इनके अलावा कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, ठीक है। तो अब बाजार में इनके अलावा कोई दूसरी शक्ति नहीं है, तो इसका क्या प्रॉफिट होगा? कि भाई ये देखो, इस समय क्या था, भारतीय उद्योग फल फूल रहे थे, भारतीय उद्योग समाप्त नहीं हुए, और भारतीय वस्तुओं की जो मांग है यूरोप के बाजार में अच्छी खासी है, ठीक है। तो यहां से क्या कर रहे हैं, बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं और यूरोप में ले जाकर के बहुत ज्यादा महंगे में बेच रहे हैं। प्रॉफिट हो रहा है ना। कि आपके भारत से क्या किया, कोई भी सामान जैसे मार्कर है, इसको यहाँ पे कितने में खरीदा, इसको यहाँ पे 10 रुपए में खरीदा, और इसी को ले जाकर के यूरोप में कितना 100 रुपए में बेच रहे हैं। क्योंकि क्या है, इसकी डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा है और वहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है। ये अभी एग्जाम्पल है, ऐसा ना सोच लीजिए मार्कर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है। तो इससे क्या हो रहा है, जैसे भारतीय वस्तु है, भारतीय अभी भी हस्तकला है, या कि जो रेशम के कपड़े हैं ना, उसकी अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो क्या किया जा रहा है, व्यापार में एकाधिकार का मतलब यहां से न्यूनतम मूल्य में खरीदना और अधिकतम में बेचना, ठीक है। बहुत सस्ते में खरीद रहे हैं और बहुत अधिक में बेच रहे हैं, व्यापार में एकाधिकार। और इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? इसके लिए इस चीज की आवश्यकता है कि कोई दूसरी विदेशी कंपनी ना रहे। यही कारण है कि भाई फ्रांसीसी कंपनी को किनारे करे, डच को किनारे करे, पोर्तुगीज सारी किनारे हो गई, ठीक है। अब कोई प्रतिद्वंदिता है ही नहीं, कोई कंपटीशन है ही नहीं, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी है, पूरी तरीके से अंग्रेज ही है, और उनका कोई अब कॉम्पिटिटर नहीं है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है कि भाई वो बहुत आसानी से चीज़ें खरीद पा रहे हैं, उसको बहुत महंगे में बेच रहे हैं। तो ये पहला ये हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, राजस्व। अब देखो राजस्व किसको मिलेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है, जिसके पास सत्ता होगी। भाई साहब जो राजा है वही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा ना। अभी भारत सरकार में जो रहेगा वही रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, आप तो कर नहीं सकते, कोई प्राइवेट कंपनी भी नहीं कर सकती। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहेगी रेवेन्यू के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाए तो उससे सरकार में आना पड़ेगा। और जिसका रेवेन्यू पे पूरा अधिकार रहेगा वो क्या करेगा, जिसका सत्ता पर पूरा अधिकार रहेगा वो अपने हिसाब से व्यापारिक एक अधिकार ले सकता है, अपने हिसाब से व्यापारिक अनुमति मांगने की जरूरत नहीं उसे। भाई आयात कर पूरी तरीके से कम कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो राजस्व मतलब होता है सत्ता, ठीक है। राजस्व मतलब सत्ता, जिसके पास सत्ता रहेगी उसी के पास राजस्व रहेगा। इसीलिए इन्होंने क्या किया, भारत देश में ने साम्राज्य की स्थापना की, इसीलिए साम्राज्य की स्थापना। बिल्कुल परेशान थे भारतीय शासकों से, अनुमति मांग मांग के, ठीक है, अनुमति मांग मांग के परेशान थे। तो इन्होंने फाइनली क्या किया, सत्ता ही ले ली कि भाई साहब अब ये बार बार का झमेला ही नहीं पालना, एक बार में खेल लिया। तो ये हो रहा है। अब इस काम के लिए सबसे बड़ा बलि का बकरा कौन बन रहा है, भारतीय दस्तकारी। जो हमारे जो दस्तकारी हमारी जो उद्योग है, देसी उद्योग, वो प्रभावित होंगे ना। आप चाहते हो उनसे न्यूनतम मूल्य में आप सामान खरीद पाओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रताड़ित करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन करोगे। और यही चीज़ हो रही थी। एक प्रथा थी जिसे ददनी प्रथा कहते हैं।
ददनी प्रथा। ददनी प्रथा मतलब होता था कि जो भारतीय शिल्पकार हैं या कि जो दस्तकार हैं उनसे क्या किया जाता था, एक न्यूनतम मूल्य उनको दे दिया जाता था और उनके साथ समझौता कर लिया जाता था कि भैया आने वाले टाइम में आपको इतना हमें सामान देना है, इतने रेट पर। एग्रीमेंट होता है ना, ऐसे पहले जा करके किसी से एग्रीमेंट बयाना दे देना कि भाई साहब 1 महीने के बाद मेरे को इतना प्रोडक्ट चाहिए, इतना आप 500 रुपये 1000 रुपये आप बयाना ले लीजिए और इतना प्रोडक्ट दे दीजिए। अब चूंकि बाजार मूल्य क्या होता था, बिल्कुल अलग होता था और वो पहले ही पहुंच जाता था। देखो यहाँ पे ये चीज़ है ना कि ये जो कंपनी का है, जो व्यापारिक जो कंपनी का व्यक्ति है वही साहूकार भी बन गया है, वही लैंडलॉर्ड भी बन गया है और वही व्यापार भी कर रहा है, वही सामान भी खरीदेगा और वही साहूकार भी बना बैठा है। तो क्या करेगा वो? सिंपली है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो बोलेगा कि भाई पैसे की क्या दिक्कत है, तुम फसल मुझे बेच दो, ठीक है। और फसल कैसे? बिल्कुल सस्ते रेट पे। तो इस आधार पे क्या किया जाता है, ददनी प्रथा के नाम पे, इसमें यह हुआ करता था कि पहले से ही एक तरीके से समझौता कर लिया जाता था, समझौता कर लिया जाता था और इस समझौते के माध्यम से जो हमारे दस्तकार हैं उनका शोषण किया जाता था। समझौता किस चीज का? सामान के खरीदने का, सामान के खरीद का, कि भाई कोई भी सामान मैं इतने पैसे में खरीदूंगा और वो बाजार मूल्य बिल्कुल अलग रहता था। बाजार में मान लो उस चीज का रेट 1000 रुपये है तो उनको 100 ही रुपये में खरीद रहे हैं। अब चूंकि किसानों को या कि दस्तकार को उतना ज़्यादा बाजार मूल्य के बारे में मालूम भी नहीं रहता रहा और अलग अलग तरीके से उन्हें बाध्य किया जाता था कि नहीं तुम्हें बेचना ही बेचना है, ठीक है। और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे चूंकि शासन भी किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। अगर नहीं करेंगे तो पीटेगा, तो मजबूरी है हर हाल में। तो ये पूरा का पूरा चरण चलता गया किसमें? आपके प्रथम चरण में, ठीक है। अब देखो जब ये प्रथम चरण में पड़ेगा तो एक तरीके से आपको इसके अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग प्रभाव कैसे आपको देखने को मिल रहे हैं कि जो भारतीय दस्तकारी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बिल्कुल शोषित हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग तो छोड़ भी दिए दस्तकारी उद्योग, बोले कि यार इसमें बड़ा टेंशन है, हमें अपना सामान बहुत सस्ते में बेचना पड़ता है, इससे अच्छा तो किसानी ही है। तो चलो किसानी करते हैं। तो किसानी के ऊपर यानी खेती वाले सेक्टर के ऊपर क्या हुआ, बर्डन बढ़ा, ठीक है। तो ये हो रहा है प्रथम चरण। क्लियर है? प्रथम चरण के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आप लोग कर लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग थोड़ा सा कीवर्ड में लिखा करिए, ताकि क्या है कि जब दोबारा आप देखेंगे नोट्स तो आपको याद आएगी कुछ कुछ चीजें, अदरवाइज भूल जाएंगे कि किस तरीके से क्या चीज थी। ठीक है। अब अपन आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है अपना? औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। ये और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसको समझिए। दूसरा नंबर बोल रहा है औद्योगिक पूंजीवाद। देखो औद्योगिक पूंजीवाद मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, ठीक। और ये समय कौन सा है? 1813 से लेकर के 1857 तक। देखो अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, तो 1813 के एक्ट के तहत आपको ये मालूम है कि जो भारत में व्यापार का जो एकाधिकार था अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं है, ठीक है। तो ये वो समय है जब व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त। जब भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो रहा है मतलब यूरोप की कोई दूसरा सिटीजन भी क्या कर सकता है? आकर के यहां पर
उद्योग कर सकता है, उद्योग स्थापित कर सकता है, यहाँ से सामान को लेके आया जा सकता है, सब कर सकता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, ये जो चरण है, ये जो युग है, ये कुछ अलग प्रकार का युग है। देखो 1750-60 1750 से 60 के समय से ही क्या हो रहा है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है। औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है 1750 से 60 के बीच में। और ये वही समय है जब आप देख रहे हो क्या, प्लासी का युद्ध जीत रही है। मतलब यहाँ से जितना भी पैसा हो रहा है सब कहाँ पे भेजा जा रहा है, सीधे ब्रिटेन भेजा जा रहा है। यहाँ से जितना भी पैसा को, प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई, इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। तो अब मेन जो उनके पास राजस्व कलेक्ट करना था, रेवेन्यू, अब रेवेन्यू कलेक्ट करने की पूरी शक्ति है और रेवेन्यू अब वो पूरी तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है कहाँ पे, ब्रिटेन में, और जब ब्रिटेन में क्या होगा, ब्रिटेन में जब पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। ब्रिटेन में क्या है, यहाँ से पैसा बहुत गया, अगर आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप क्या करोगे, बोलोगे क्या करेंगे। अगर कोई अगर हमें 50 करोड़ दे दे तो तुरंत अपन 20-30 करोड़ की ज़मीन खरीद लेंगे, है ना। अब व्यापार का अकिल नहीं है तुम लोगों के पास, पूरा का पूरा पैसा तुम लोग उड़ा डालोगे, भले अपने शान शौक भी पूरे करने होते हैं ना। लेकिन ये होशियार लोग हैं, आप लोग के जैसे नहीं है। तो ये क्या करेंगे, देखो होशियार व्यक्ति व्यापार से पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करता है। तो ये किसके ऊपर खर्चा करेंगे, R&D के ऊपर, अनुसंधान करेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेंगे, तब ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। ये बताओ उत्पादन में बढ़ोतरी कब होगी, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी कब होगी। उत्पादन में बढ़ोतरी तभी होगी ना जब आपके पास तकनीक न अच्छी होगी, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी। अब आप चाकू छुरी से लेकर के ज़मीन खोदने लग जाएंगे तो कितने टाइम तक खोदेंगे, ड्रिल मशीन चाहिए ना उसके लिए, विदाउट टेक्नोलॉजी होगा कुछ। तो जब इनके पास ज़्यादा पैसा आया तो इन्होंने किसके ऊपर इन्वेस्ट किया, इन्होंने अपने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही क्या था, कारण था कि इनके यहाँ कौन से कारखाने डेवलप हुए, जो फैक्ट्रीज होती है फैक्ट्री से स्थापित हुई, ठीक है। पैसा ज़्यादा आया तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कारखानों का विकास हुआ, और कारखानों से क्या होगा, अब कारखानों से जो कपड़ा उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्री, वो बढ़ेगी और दूसरी इंडस्ट्री भी बढ़ेंगी। अब देखो, अब अगर मैं ये बोलूं, दोनों के बीच में कंपेयर करता हूं, इंडिया एंड ब्रिटेन, दोनों के बीच कंपैरिजन। ब्रिटेन में क्या हो रहा है, कारखाने स्थापित हो गए, तो ये बताइए प्रोडक्शन कैसा रहेगा, उत्पादन कितना रहेगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ज़्यादा होगा। भाई मशीनों से क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उत्पादन इसका ज़्यादा होगा। क्वालिटी कैसी रहेगी, भाई गुणवत्ता, भाई मशीनों से बन रहा है तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, तो इसकी क्वालिटी भी क्या है, अच्छी है। क्वांटिटी क्या रहेगी, वो भी ज़्यादा रहेगी। कितनी मात्रा में बनेगा, तो भैया मशीन से बन रहा है तो एक बार में ज़्यादा उत्पादन होगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट क्या रहेगी, कम रहेगी ना, भाई श्रमिकों की मजदूरी कितनी रहेगी, कम रहेगी। और इसका ओवरऑल क्या रहेगा, इसकी जो प्राइस रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। जो सामान वहां पे बना वो कम रेट पर बन रहा है, क्लियर है। और उसी का सीधा यहाँ पे देखिए, भारत में प्रोडक्शन कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अभी भी हैंडलूम चल रहा है, हथकरघा चल रहा है, हथकरघा से कपड़ों का उत्पादन किया जा रहा है, तो भाई उत्पादन कैसे रहेगा, कम रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी लो, क्वांटिटी कम, फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट ज़्यादा, फिर उसके बाद इसके कारण प्राइस क्या रहेगा, ज़्यादा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस करिए कि भैया वहाँ पे कारखानों का विकास हुआ, और कारखानों के विकास से सीधे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है ना कि भाई वहाँ पे जो तैयार माल है बहुत सस्ता आ रहा है, और यहाँ पे क्या है,
तैयार माल बहुत ज़्यादा महंगा है। अब देखो, माल तो तैयार कर लिया, ठीक है, गुड्स बना लिया, गुड्स मीन्स वस्तुओं का उत्पादन कर लिया, लेकिन अब इसके लिए क्या चाहिए? मार्केट, बाजार चाहिए ना। वेयर इज मार्केट? भाई मार्केट तो अगर नहीं है तो क्या होगा? खुद ही कितना पहनेंगे? बोले ठंडी का सीजन एक साथ 10 कपड़े पहन के घूम लेंगे, यूरोप में है, लेकिन 10 के बाद 20 भी पहन लेंगे, 30 भी पहन लेंगे, कितना पहनेंगे अगर बाजार ही नहीं रहेगा? और पॉपुलेशन कितनी? बहुत कम। तो बाजार उनको क्या मिलेगा? इंडिया। इंडिया इज अ मार्केट, क्योंकि इंडिया क्या है? उपनिवेश है उनका, कॉलोनी है। आपने तैयार माल, जितना भी तैयार माल है, सब चीज कहाँ पे उतार दिया? इंडिया के मार्केट में उतार दिया। और इंडिया चूंकि इन्हीं की सरकार है, तो किसी प्रकार के किसी भी उस वस्तु के ऊपर कोई ड्यूटी भी नहीं लगाई। आयात कर लगाएंगे ना, वहां से आयात होकर के आ रहा है। भारत में क्या हुआ? आयात ही हुआ ना वहां से, तो किसी प्रकार का कोई कर भी नहीं लगाया गया। तो क्या है? ये बढ़िया प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है। और भारत में क्या है? वही प्रोडक्ट बिल्कुल महंगा है। तो अब आप किसे खरीदोगे? सस्ते को खरीदोगे। तो अब सीधी बात है, जो इंडिया के जो दस्तकार हैं, जो इंडिया का जो उद्योग है, वो इसके कारण क्या हुआ? चौपट होगा। क्लियर है? ठीक है। तो दोनों उद्योग में ये उद्योग पूरी तरीके से क्या होगा? खत्म होने लग जाएगा। दस्तकार कहाँ जाएंगे? कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर देखो, चलो यहां तक तो ठीक है, मार्केट चाहिए, लेकिन भाई साहब उनके पास रॉ मटेरियल कहाँ है? उनके पास कच्चा माल कहाँ है? इंग्लैंड के पास। तो रॉ मटेरियल कहाँ से पाएगा? भारत से रॉ मटेरियल पाएगा। कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल कहाँ से पाएगा? वो पाएगा इंडिया से। और इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? इसके लिए इस चीज की आवश्यकता है कि भारत जो पहले कृषि प्रधान देश है, उसे कैसे कन्वर्ट कर देना? कच्चा माल वाले देश में कन्वर्ट कर देना। रॉ मटेरियल हमारा जो ब्रिटेन में या कि यूरोप के दूसरे देशों में हमारा तैयार माल पहले बिकता था, उसके स्थान पर अब कौन सा माल बिकने लगेगा? कच्चा माल। ठीक है, आपने कपास का प्रोडक्शन किया, कॉटन का, अब उसको यहाँ पे आप वो कॉटन से अब आप कपड़ा नहीं बना रहे हो, बल्कि डायरेक्ट आप कॉटन को एक्सपोर्ट कर दे रहे हो, कच्चा माल। और वहां कॉटन जा रहा है, उसी कॉटन का क्या हो रहा है? क्योंकि वहां पे कारखाना हो गए, तो उसी कॉटन का क्या हो रहा है? कपड़े में कन्वर्ट हो जा रहा है, सूती वस्त्र। और फिर उसी चीज को क्या कर दिया जाता है? इंडिया में ले आए और महंगे बिके। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहां से लिया गया? इंडिया से। तो इसके लिए भारत को आवश्यक था कि कच्चा माल वाला देश बनाना। और इसके लिए आवश्यक क्या था? कि आपके पास भूमि सुधार हो, आपके पास भूमि का अधिकार होना चाहिए ना। ठीक है, जब आपके पास भूमि सुधार का अधिकार रहेगा तभी आप करोगे। और फिर यही कारण रहता है कि भू राजस्व व्यवस्था को लाया जाता है। क्लियर है? ये सेकेंड फेज है। पूरे के पूरे इतिहास में यही मर्म है, पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का यही मेन है। इसके बाद अब आप जब देखोगे तो इन्हीं चीजों को घटते हुए देख रहे हो, और कुछ नहीं है। कितना बजा है भाई? ठीक है, क्लियर है? तो ये सेकेंड फेज ऐसे खत्म होता है। अब अपन थर्ड फेज शुरू करते हैं। क्लियर? सेकेंड फेज क्लियर है ना? अब थर्ड फेज पे आते हैं, वित्तीय पूंजीवाद। किस चीज की? हाँ, इंडिया में भूमि सुधार किया जाएगा ना। इंडिया में भूमि सुधार क्यों किया जाएगा? अब देखो, पहले भूमि अलग अलग किसानों के पास है। भाई किसान अब क्या कर रहे हैं? किसान अपने मन की फसल उगा रहे हैं,
लेकिन भाई उनको क्या चाहिए, खाद्यान्न फसल नहीं चाहिए उनको, भाई चावल गेहूं से मतलब नहीं है, उन्हें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, उन्हें कच्चा माल का आप लगाइए। तो कच्चा माल का कौन लगाएगा, जिसे सरकार चाहेगी। तो फिर सरकार यहाँ पे बोलेगी कि भैया किसानों से, उन किसानों से जमीन लो जो खाद्यान्न की फसल लगाना चाहते थे, और उन किसानों को दो जो कच्चा माल लगाना चाहते हैं। फिर भूमि सुधार किया जाएगा, फिर एक दूसरा वर्ग तैयार किया जाएगा, एक जमींदार वर्ग तैयार किया जाएगा। क्योंकि अभी जमींदार वर्ग के पास क्या है, लैंडलॉर्ड के पास अभी भूमि के अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें, अभी अपन भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे तो वहां और अच्छे से क्लियर होगा। अब आता है तृतीय चरण, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। अब ये अलग समय, वित्तीय पूंजीवाद 1857 से 1947, ये बिल्कुल लंबा समय था। अब देखो जो सेकंड चरण है, अगर मैं औद्योगिक पूंजीवाद के चरण के बारे में और बात करूं, तो जब आप देखते हो इसी समय पे क्या हो रहा है, इसी समय पे आपके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का विकास हो रहा है, परिवहन का विकास। डलहौजी आता है, अलग अलग लोग आते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे परिवहन का विकास करते हैं, रोड बनती है, रेलवे का निर्माण हो रहा है, पोर्ट का निर्माण हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो कच्चा माल है उसे आसानी से कहाँ पे लेके जाया जा सके, ब्रिटेन लेके जाया जा सके। अगर आपके पास, देखो अगर आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर नहीं है, आधारभूत जो ढांचा है वो अगर आपके पास नहीं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा, सीधी बात है कि भाई आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, संसाधन चाहिए। आप संसाधन को कैसे लेकर के जाओगे, क्योंकि जो पहले की रोडें बन रही थी, मुगल के टाइम पे रोड बन रही थी, और दूसरे के टाइम पे रोड जो बन रही थी वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रोड थी कि उसके ऊपर आप उस प्रकार के वाहन या कि उस प्रकार की गाड़ी चला सको जो अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही थी। पहले क्या चलते थे, बैलगाड़ी चल रहा था, रथ चल रहा था, यही सब चीज़ चल रहा था। अब अंग्रेज आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या चला रहे हैं, वो अपनी कार चला रहे हैं, अपनी बग्गी चला रहे हैं, सब चीज़ चला रहे हैं, तो रोड उतनी तरीके से क्या है, तैयार नहीं है। और जब आप रिसोर्सेस को लेकर के जाओगे तो बैलगाड़ी में तो लेके नहीं जाओगे, बड़ी गाड़ी चाहिए, एक बार में बहुत ज़्यादा माल लेकर के जाना है, तो फिर आपको बड़ी गाड़ी के लिए क्या चाहिए, आपको रोड भी चाहिए उस आधार की। साथ में भाई कहीं पे दंगा हो रहा है तो अपनी पुलिस फोर्स को कैसे भेजेंगे, पुलिस फोर्स भी बहुत आसानी से पहुंच सके, तो इसके लिए भी आवश्यकता है कि रोड होना चाहिए। नहीं तो फॉरेस्ट एरिया में क्या हो रहा है, देखो उनका मेन पूरा का पूरा फायदा कहाँ से है, स्वार्थ कहाँ जुड़ा है, फॉरेस्ट एरिया से जुड़ा है। क्योंकि भाई जंगल काटे जा रहे हैं और जंगल में तो रोड है ही नहीं। क्योंकि इससे पहले मुगल के टाइम पे या कि दूसरे नवाबों के टाइम पे इस तरीके का कुछ था ही नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उन्हें फॉरेस्ट के ऊपर कभी रोड बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन इन्हें क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फॉरेस्ट काटना है और ये वाला उठा करके लेकर के जाना है, और रोड है ही नहीं। और वहाँ पे साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो जनजाति है, जो ट्राइब एरिया है, वो अभी तक किसी के शासन क्षेत्र में आई ही नहीं, तो एक तरीके से उनको मालूम ही नहीं कि राजा का शासन क्या होता है, वो तो अपने ही में मस्त है। और ऊपर से अब अंग्रेज आ गए हैं, उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में क्या चाहिए, उन्हीं के क्षेत्र से स्वार्थ जुड़ा है। तो इसीलिए फिर आपको देखने को मिलेगा जनजाति विद्रोह जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलना शुरू होगी। ठीक है, तो ये सेकंड उसमें, ठीक है। हालांकि थर्ड में भी ये चलता ही जा रहा है। फिर आप देख रहे हो कि भाई लगातार सरकार केवल और केवल किसके ऊपर, इसी के ऊपर विकास कर रही है कि वो रोड शोड्स का ही निर्माण कर रहे, रोड का निर्माण कर रही है, रेलवे का निर्माण कर रही है, पोर्ट का निर्माण कर रही है, संचार के लिए चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, तार व्यवस्था कर रही है, पोस्ट ऑफिस का निर्माण कर रही है, ताकि क्या हो सके, कम्युनिकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, कि एक क्षेत्र में दंगा हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र में आप तुरंत फ़ोन करके बता सको, वहाँ से फोर्स को लेकर के आ सको। अब इसके बाद अपन बात करते हैं वित्तीय पूंजीवाद का चरण। देखो वित्तीय पूंजीवाद का चरण कैसा है, देखो ये कौन सा समय है, अगर आप समय के ऊपर ध्यान देना है, हिस्ट्री इज टाइम,
कि हम अगर बात कर रहे हैं और आपको उस समय की उस परिस्थितियों के बारे में पता होगा तो आप पूरी कहानी समझ पाओगे। इसीलिए इतिहास में परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। ये वो परिस्थिति 1857 से 1947 की। अब ब्रिटेन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रॉफिट भी हो रहा है। और सारा का सारा प्रॉफिट कौन ले रहा है, व्यापारी वर्ग, उद्योगपति वर्ग। और मजदूर क्या है, मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब धीरे धीरे मजदूर क्या हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्ल मार्क्स आ गए हैं। कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा आ गई है। कार्ल मार्क्स की धारा कार्ल मार्क्स को जानते हो आप लोग, नहीं पता? कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विचारधारा दी जिसके आधार पर इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की थी। किसकी? वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब कि दो क्लास के बीच में किस तरीके से आपको संघर्ष करना है। दो क्लास मतलब इन्होंने दो क्लास बोला। इन्होंने बोला एक क्लास है जो पूंजीपति वर्ग है, एक क्लास है जो पूंजीपति वर्ग है, कैपिटलिस्ट वर्ग है, जिनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन, जिनके पास क्या रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, फायदा उन्हीं को हो रहा है। भैया उद्योग लग रहे हैं, मजदूरों की मेहनतानों को बढ़ाया नहीं जा रहा है, वेजेस को बढ़ाया नहीं जा रहा है मजदूरी, तो उसके कारण क्या हो रहा है, पूरा पूरा फायदा पूंजीपति उठा रहे हैं और मजदूर और बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं, भुखमरी के उसमें होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स आ रहे हैं और कार्ल मार्क्स ने बोला वर्ग संघर्ष की बात किया। बोला एक वर्ग है पूंजीपति और एक वर्ग है श्रमिक, लेबर क्लास। तो उन्होंने बोला कि भाई जितने भी श्रमिक हैं सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, और सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ और किसके विरुद्ध संघर्ष कर दो, पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष कर दो। और पूंजीपति वर्ग के पास जो आपके पास सत्ता है उस सत्ता को आप अपने पास रख लो। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब यहां से ये हो रहा है कि जो कारखाना में क्या हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है, पूंजीपति वर्ग को। तो ये बोला जा रहा है जो कारखाने से जो पूंजीपति वर्ग को जो फायदा हो रहा है वो अब उनको मत होने दो और पूरी सत्ता अपने अधिकार क्षेत्र में ले लो, क्योंकि तुम ही असल उत्पादक करता हो, तुम ही मेन प्रोडक्शन कर रहे हो। तो जब कार्ल मार्क्स की विचारधारा आएगी और सारे मजदूर इकट्ठे होने लग जाएंगे तो पूंजीपति वर्ग क्या डरेगा ना, उद्योगपति वर्ग डर रहा है। अब उसको लग रहा है कि भैया यहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल नहीं है, यहाँ पे अगर हम निवेश करते हैं ब्रिटेन में तो उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि अब मजदूर वर्ग जागरूक हो गया है, अवेयर हो चुका है, उसे अपने अधिकार के बारे में मालूम चल गया है और अब हमें वो लूटमार नहीं मचाने देगा। तो अब हमारे लिए बेहतर तरीका क्या है कि अब हम यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाएं और कहीं और चलें। समझ रहे हो? तो अब कहीं और कहाँ चलेंगे? भारत आएंगे। ठीक है, तो अब यहां से वित्तीय पूंजीवाद का चरण वो है जब जो पूंजीपति वर्ग या कि जो उद्योगपति है वो अब क्या कर रहे हैं, भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, भारत में निवेश करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। भाई उद्योगपति वर्ग उसको लग रहा है कि भैया यहां पे प्रॉफिट नहीं है तो चलो इंडिया। ठीक है, क्लियर है नामदेव जी? तो ये कहां पे आ रहे हैं, ये भारत में आ रहे हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। भारत में निवेश के नाम पे क्या है, खुद की फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं। अब ये यहां से सामान खरीदना नहीं चाह रहे हैं, अब यहाँ पे खुद के कारखाने स्थापित कर रहे हैं। इसीलिए आपको देखने को मिल रहा है जो नील विद्रोह आपको देखने को मिल रहा है, अलग अलग विद्रोह आपको देखने को मिल रहा है, उसकी शुरुआत इसी से हो रही है। निवेश करना चाह रहे हैं मतलब भारत में कारखाने स्थापित करना चाहते हैं। और जब भारत में कारखाने स्थापित करेंगे तो क्या होगा, भारत में कारखाने स्थापित करेंगे तो और ज़्यादा क्या करेंगे, और ज़्यादा कच्चा माल का उत्पादन करवाएंगे, और ज़्यादा रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करवाएंगे। तो इससे किस चीज़ की कमी होगी, खाद्यान्न की कमी होगी, खाद्यान्न की कमी होगी ना। भाई जो खाद्य फसल है जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए, फूड ग्रेन्स की कमी होगी। इसी कारण भारत में अकाल आएंगे,
भूखमरी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक वर्ग और ज़्यादा यहाँ से क्या होगा, विकसित होगा, और दूसरा वर्ग और ज़्यादा हाशिए पे जाएगा, और ज़्यादा उसकी स्थिति खराब होगी। क्लियर है? तो ये होता है साम्राज्यवाद। 3 चरणों में पूरा साम्राज्यवाद का लेखा जोखा हो गया है, इंपीरियलिज्म। ठीक है, 3 चरण हो गए। और यहां पे किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, आपको आवश्यकता पड़ेगी यही परिवहन के साधन के विकास के, साधन के विकास के। इसके लिए सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करेगी। मतलब सरकार खुद अब ऋण देना शुरू करेगी। सरकार बोलेगी कि भाई आप हमारे यहाँ क्या करिए, निवेश करिए, और अगर आपको फायदा नहीं होता तो आपको हम पैसा रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हो? हाँ, ये उद्योगपतियों को बोल रहे हैं कि भाई आप भारत में निवेश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ पे माहौल बना हुआ है, और अगर किसी भी कंडीशन से आपको लॉस हो रहा है तो उसकी भरपाई हम करेंगे। समझ रहे हो? आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे निवेश करिए, आप बोलोगे यार हमें लॉस हो सकता है, बोलेगे नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, लॉस होगा तो हम पैसा देंगे, तो आप निश्चिंत होकर के करोगे ना। सरकार क्यों करेगी? इंडिया में किसकी सरकार है? अरे सीधी बात है, इंडिया में क्यों करेगी जो सरकार, उसका तो काम ही है कि यहाँ का ज्यादा से ज्यादा शोषण करना। और ब्रिटेन की जो उनकी मेन सरकार है, चूंकि ब्रिटेन की जो सरकार है उसी की एक कंपनी है यहाँ पे, और फिर आप देखते हो 1857 के बाद उसी का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया, जिसको आप ताज का शासन बोलते हो, क्राउन्स रूल, महारानी का शासन जिसको आप बोलते हो। तो ये ब्रिटेन की सरकार आपके हित के लिए क्यों काम करेगी? वो तो अपने हित के लिए काम करेगी ना, और उसका अपना हित किस में है, ज्यादा से ज्यादा शोषण करने में। ये हुआ। ठीक है, तीनों चरण क्लियर? समझ में आए? कोई चरण में कहीं पे कोई प्रॉब्लम? समझो चीजों को बस ना, एक बार समझ में आ गया तो फिर कहानी क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो अब अपन यहां से जो सेकंड पोर्शन था अपना भू राजस्व व्यवस्था, उसके ऊपर आते हैं। ठीक, पहला वाला अपना उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण कंप्लीट। सेकेंड इज अपना भू राजस्व व्यवस्था। अब देखो भू राजस्व व्यवस्था मतलब क्या होता है, भूमि पर लगने वाला जो कर है। ठीक है, आपके पास भूमि है, आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा, आप वहां पे खेती कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसके अंतर्गत जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे राजस्व, रेवेन्यू बोलते हैं। तो अब जैसे आप लोगों को मालूम है, आप सब लोगों ने पढ़ा कि इलाहाबाद की संधि हुई, पढ़ा ना, इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि के बाद क्या हो रहा है, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल जा रही है। दीवानी मतलब जितने भी सिविल मामले हैं वो सब चीजें अब उनके अधिकार क्षेत्र में, और सिविल मामले के अंतर्गत क्या आता है, रेवेन्यू कलेक्शन। मतलब अब पूरे के पूरे क्षेत्र से, बंगाल बिहार उड़ीसा से पूरा का पूरा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है अंग्रेज, राजस्व को कलेक्ट कर सकती है। तो अब जब राजस्व को कलेक्ट कर सकती है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए आवश्यक है कुछ ना कुछ वो बंदोबस्त करे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करे। ठीक है, तो उसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, 1772 में, 1772 में उसने क्या किया
कि सबसे पहले पंचशाला बंदोबस्त किया? पंचशाला मतलब 5 साल के लिए। पंचशाला मतलब जो भी बंदोबस्त किया जा रहा है वो क्या 5 साल के लिए किया जा रहा है। ठीक है। और बोला गया है कि जो जमींदारी है, जमींदारी को भी क्या किया जा रहा है, नीलाम किया जा रहा है। उसकी भी बिड लग रही है। ठीक है। जमींदारी को नीलाम किया जा रहा है कि भाई जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा वो अब हमारा जमींदार है। मतलब अब आपके पास पैसा है तो आप और जमीन खरीद करके आप गांव में अपना रुतबा भी बढ़ा सकते हो, जमींदार वर्ग में आ सकते हो। तो एक ऐसा वर्ग जिसके पास जमीन नहीं है लेकिन वो अभी क्या है, पूंजीपति वर्ग में आ गया था। कैसे भी करके वो अंग्रेजों के साथ मिलकर के उसने ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। अंग्रेजों का क्या बन गया है, मान लो बिचौलिया बन गया है, मध्यस्थता किया, कैसे भी करके उनके साथ जुड़ करके वो क्या कर लिया, पैसे कमा लिया। लेकिन उसके पास जमीन के अधिकार नहीं है। और गांव में क्या चाहिए, जमीन के अधिकार। विदाउट जमींदारी गांव में आपका कोई भी वर्चस्व नहीं। और आज के समय में जमींदारी इतनी बड़ी है तो उस समय में समझिए कि जिसके पास 2000 एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन है, वो कितना बड़ा आदमी है, तो वो जमीन खरीद सकता है। और यहाँ पे क्या हुआ, जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसे जमींदारी का अधिकार दे दिया जाएगा। तो पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है, 1773 में सालाना बंदोबस्त। 1773 में सालाना बंदोबस्त कि भाई सालाना मतलब 1 साल का, जो भी बंदोबस्त किया हुआ 1 साल का है। ठीक है। यानी भू राजस्व का निर्धारण क्या 1 साल के आधार पर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटना तब घटती है जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आता है। ये क्या है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आता है 1786 में। और इसने शुरुआत की किसकी, स्थायी बंदोबस्त की। इसने शुरुआत की स्थायी बंदोबस्त की। तो इस क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था, तो कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। क्लियर। अब देखो लगान व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। देखो अगर आपको लगान किसी से लेना है, किसी से आपको टैक्स लेना है, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या रहेगी, टैक्स कलेक्शन कैसे करें। सबसे समस्या बड़ी है अंग्रेजों के लिए कि भाई टैक्स कलेक्शन कैसे करें। क्योंकि अंग्रेज अब यहां टैक्स कलेक्ट करने का उनको तो अधिकार मिल गए, लेकिन पहली बात कि वो यहाँ के लोग के कल्चर को नहीं जान रहे, उनकी लैंग्वेज को नहीं जान रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तो टैक्स कलेक्ट कैसे करेंगे, वो अपने दम पे तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो उन्हें क्या चाहिए, कोई एक ऐसा वर्ग चाहिए जो उनकी जगह पे टैक्स कलेक्ट कर ले। तो ऐसा वर्ग कौन सा उनको मिल रहा है, जमींदार वर्ग। ठीक है। अब अपने से तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनको चाहिए एक जमींदार वर्ग। क्योंकि जमींदार वर्ग क्या है, उसी गांव का रहने वाला है, उन्हीं के लोगों के बीच का है। तो पहले से क्या है, पहले से उसकी एक प्रतिष्ठा बनी हुई गांव में। और अगर वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो किसान है, वहां के गांव वाले आसानी से टैक्स दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों को नहीं देंगे। ठीक है। तो उसको क्या चाहिए, एक जमींदार वर्ग। लेकिन दिक्कत अब उसको ये है कि वो क्या करे, जमींदार वर्ग को क्या माने, जमींदार वर्ग को भूमि का स्वामी माने या कि केवल एक कर संग्रह करता। दो समस्या उसके सामने आई कि जो जमींदार है उसे वो भूमि का स्वामी ही मान ले कि भाई जमींदार है और वो भूमि का स्वामी हो गया है, वो लैंड अब उसी की है, या कि केवल उसे ये माने कि नहीं भाई सरकार की जमीन है
और जमींदार क्या केवल और केवल टैक्स कलेक्ट करने वाला है, कि जमींदार का काम है जाए टैक्स कलेक्ट करे, वो ज़मीन उसकी नहीं है, और जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसके बदले हम उसे पैसा दे देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ रही है। तो जो भूमि का स्वामी वाला है, ये विचारधारा किसकी? जॉन सोर की। जॉन सोर ये वाली विचारधारा रख रहा है, जिसमें बोल रहा है कि जमींदार जो है भूमि का स्वामी है। और दूसरी ओर जो कर संग्रह करता वाला है, वो बोल रहा है जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट बोल रहा है कि भाई क्या है, ये कर संग्रह करता है, भूमि का स्वामी नहीं, बल्कि भूमि किसकी? सरकार की है। तो अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, बोला कि नहीं भाई ये वाला ठीक नहीं है, अगर हम उसको अधिकार देंगे ही नहीं। ये बताओ, जमींदार वर्ग को अगर हम केवल ये बोल दें कि तुम केवल टैक्स कलेक्ट करने वाले एक अधिकारी हो, तो वो तो अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानेगा, बोलेगा यार कि अपन तो काम करने वाले व्यक्ति बन गए, अपने पास तो वैसा तो कोई अधिकार नहीं है, तो क्या हो गए? अंग्रेजों के गुलाम। लेकिन यहीं पे अगर उनको मैं बोल दूं कि नहीं तुम्हें भूमि का स्वामी है, तुम जमींदार वर्ग हो गए, ये जमीन ही तुम्हारी है, तो वो क्या बोलेंगे? ये हमारी प्रतिष्ठा का विषय है भाई, जमीन अब हमें मिल जा रही है, तो अब हमें टैक्स कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जॉन सोर के विचारों से ये प्रभावित थे, और जॉन सोर के विचारों को इन्होंने क्या किया? लागू कर दिया। तो कॉर्नवालिस ने क्या कर दिया? ये वाली व्यवस्था कि जिसमें जमींदार को उन्होंने भूमि का स्वामी माना। ठीक, अब इससे जमींदारों को भी क्या होगा? फायदा होगा, जमींदारों को फायदा, क्योंकि इससे पहले तक जमीन उनके नाम पे नहीं थी, अब जमीन उनके नाम पे हो गई। स्थायी बंदोबस्त के तहत क्या किया जा रहा है? स्थायी बंदोबस्त के तहत किया जा रहा है कि भू राजस्व को निर्धारित कर दिया जा रहा है, बिल्कुल फिक्स कर दिया गया। शुरुआत में 10 साल के लिए भू राजस्व व्यवस्था, 1790 से 1800 तक के लिए उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था को डिसाइड किया था, 10 साल के लिए। तो इसमें जो है कॉर्नवालिस जो है वो बोलता है, वो दो भागों में डिवाइड कर देता है। एक करता है सरकार का कितना उसमें रहेगा भू राजस्व में, और एक करता है जमींदार का कितना रहेगा। सरकार का बोलता है कि भाई साहब सरकार को मिलेगा 10/11 भाग, जितना भी भू राजस्व वसूल किया जाएगा उसका 10/11 भाग किसको मिलेगा? सरकार को मिलेगा। और ये बोला जा रहा है जमींदार को कितना मिलेगा? 1/11 भाग। अब सोचिए, ठीक है, 10/11 भाग किसका? सरकार का, और 1/11 भाग किसका? जमींदार का। मतलब क्या है, भले भूमि के स्वामी बन गए, लेकिन कितना मिल रहा है? बहुत कम। अब जैसे ऐसा हो ना कि मेरे को टैक्स कलेक्टर नियुक्त कर दिया जाए कि टैक्स कलेक्ट करने वाला, और मेरे को मालूम है कि सामने को कितना देना है, सामने वाला है कि भैया टोटल भू राजस्व जो है 50 लाख रुपए करना है, और 50 लाख में कितना, उसका एक हिस्सा मेरे को मिलेगा, 5 लाख रुपए मान लो, और 45 लाख किसको मिलेगा? सरकार को। तो मैं बोलूँगा यार 45 लाख तुम ले रहे हो और 5 लाख मैं ले रहा हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि सरकार को तो चाहिए केवल 50 लाख से मतलब है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना कि 50 लाख की जगह मैं 5 करोड़ वसूलता हूँ। 50 लाख देना है, 50 लाख की जगह मैं 5 करोड़ वसूलता हूँ भू राजस्व, और 5 करोड़ का 5%, 1% मेरा कितना बन जाएगा? 50 लाख मान लो, 50 करोड़ का मान लो 50 लाख, बल्कि इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बन रहा है ना। तो मान लो इतना अगर बन रहा है तो कितना आपको फ़ायदा होगा? मतलब जो पहले 5 लाख मिलने वाला था वो अब आपको 50 लाख मिलेगा, मतलब क्या 10 गुना आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इससे क्या होगा? पहले तो किसानों का शोषण केवल सरकार कर रही थी, अब बीच में जमींदार वर्ग भी आ गए, और जमींदार वर्ग क्या कर रहा है? वो निहायती बन गया है, अब वो सबसे ज़्यादा अब शोषणकारी बन गया है। ठीक है, यही कारण है। तो भाई साहब यहाँ पे सरकार ने जब्त किया 10/11 भाग और जमींदार ने 1/11 भाग, और यही कारण है कि जब आप देखते हो जो भू राजस्व कलेक्ट होता है, तो भू राजस्व कलेक्ट करना कितना था? 3,75,00,000 रुपए करना था, 3,75,00,000 कलेक्ट करना था, लेकिन इसकी जगह जमींदारों ने कितना कलेक्ट किया? 15 करोड़, 5 गुना एक्स्ट्रा।
3,75,00,000 भू राजस्व सरकार ने निर्धारित किया था कि इतना बंगाल से आपको कलेक्ट करना है, लेकिन कितना कलेक्ट किया? 15 करोड़। कितना ज्यादा लूटा होगा जमींदारों ने। इसीलिए आप देखते हो जब किसान विद्रोह कर रहा है, जब किसान आंदोलन कर रहा है, तो वो सरकार से ज्यादा जमींदारों के खिलाफ है। बोला कि चलो वो तो पराए थे, तुम तो अपने थे, समझे ना? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वही वाली बात हो गई, किसानों को किसने लूटा? खुद के जमींदारों ने। तो अब ये बताओ क्या है? अब इसमें तुम ये बोल सकते हो कि भाई जो भारतीयों की जो स्थिति खराब थी वो किसके कारण खराब थी? अपने अपने भारतीयों के कारण। तो कोई बोले कि अंग्रेज तुम्हें लूट के ले गए, अरे अंग्रेज से ज्यादा यहाँ के लोगों ने लूटा। जो पहले चल रहा था वो आज भी चल रहा है, जो उस टाइम पे था वो आज भी चल रहा है ना। संसाधन किसी एक वर्ग के हाथ में बहुत ज्यादा हो गए और गरीब होता जा रहा है। कहते हैं ना हमारे देश में 2 देश रहता है, एक भारत और एक इंडिया। भारत जो गरीबों का है, हमारे देश में 2 देश रहता है, एक भारत और एक इंडिया। भारत जो गरीबों का है और इंडिया जो अमीरों का है। अरे तो ये जो जमींदार वर्ग है, ये तुम्हें मान लो सरकारी नौकरी वाला वर्ग तुमको दिख रहा है, सेम सरकारी नौकरी तो वो तो करेगा ही। पटवारी के घर में जाकर के देखो, सुबह से शाम तक भीड़ लगी हुई है। साहब नहीं मांगे तो भी 500 रुपये दे दिया गया। क्यों? क्योंकि अगली बार काम पड़ना है, साहब नाराज ना हो जाएं। साहब नहीं भी बोल रहे हैं तो भी अरे साहब लीजिए ना। साहब गिन भी नहीं रहे कि हो गए जो भी है, ठीक है, भगवान का प्रसाद है, हमने ग्रहण किया। लिफाफा क्यों देना? वो तो खुलेआम हो रहा है ना। लिफाफा क्या होता है? लिफाफा क्या होता है? आप सीधे वो बोलते हो कि ठीक है। अब आप जाते हो ट्रेन में, आप बाकायदे अपनी टिकट बनवा सकते हो ना, लेकिन आप क्या बोलते हो? साहब थोड़ी ले दे करके बना दो ना, 100-200 देख लो। जब वो बनाएगा तो 400-500 की बनाएगा, और जब वो 100-200 की बनाएगा तो उसके जेब में जाएगा। तो ये बताओ वो करप्ट है कि आप करप्ट हो? हर एक व्यक्ति अपना फायदा देखता है, जिसका जहां से जितना मिल जाए। तुम बोलो मैं 500 क्यों दूं, मैं 100 में निपट रहा, और होशियारी बता रहे भाई मैं 100 दिया। अरे वो 500 जाता है तो रेलवे के अकाउंट में जाता है, रेलवे कुछ ना कुछ विकास करता है, तुम्हारा ही अल्टीमेट विकास होता है। 100 रुपये 150 दिया तुमने तो क्या हुआ? टीसी का विकास हो रहा है। टीसी जो 20,000 रुपये 25,000 रुपये पेमेंट वाला व्यक्ति है, वो करोड़ों की हवेली खड़ा करे बैठा है। कहाँ से? है ना पहलवान जी? तुमको हाँ सही किए हैं। अच्छा ये काम सही कर रहे हैं? सही नहीं, मतलब ऐसे सही किए कि मतलब करोड़ों की बिल्डिंग। हाँ नाम अरे चपरासी साहब है। अबे शहडोल में एक है, तो अब वो बहुत बार ये हो रहा था कि पांडे थे वो, तो बार ऐसे बोला रहा था पांडे साहब से मिलने जाए, पांडे साहब। मेरे को लगा कि कोई होगा अधिकारी वर्ग, मतलब पांडे साहब चल रहा है बढ़िया। बाद में वो पता चला वो तो प्यून है, उसे बिल्कुल लगे हुए साहब करने में, क्योंकि प्यून ही आगे फाइल को बढ़ाएगा। और अगर साहब नहीं बोलोगे तो प्यून साहब भी गुस्सा हो जाएंगे कि हमारी भी इज्जत, हम प्यून है, चपरासी हैं। तुम्हारे और हमारे स्टेटस में अंतर है, तुम्हें साहब कोई नहीं बोलेगा, हमें बोलेंगे साहब। तो फिर जब मैं जाना कि अच्छा ये प्यून है, उनको साहब बोल रहा, मैं बोला हे तेरी जना चलो ठीक है। फिर मैं बोला कि ठीक है यार, मेरा कोई काम नहीं पड़ता, कम से कम मुझे साहब नहीं बोलना पड़ता। तो ये चीजें हो रही है हर जगह। मतलब है भाई, हर जगह पैसा खेला है, केवल और केवल पैसा का, स्वार्थ का। जो इस देश में बोल रहा है कि भाई मैं बड़ा ईमानदार हूं, वो समझ लो कि वो सबसे बड़ा फ्रॉडी है। जिसने बोला ईमानदारी, उसके अंदर ये ईमानदारी भी नहीं कि वो अपने आप को फ्रॉडी बोल सके, जबकि मौका मिलेगा तो वही सबसे बड़ा फ्रॉडी निकलेगा। अभी निकल नहीं रहा है, समझ रहे हो? अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हो, तुम लगे हुए सरकार को गाली देने में। अरविंद केजरीवाल जी
जब तक सरकार में नहीं आए थे तब तक कैसे मफलर अफलर लगा करके घूम रहे थे, बिल्कुल गरीबों की आम आदमी पार्टी, कुछ नहीं चाहिए। फिर उसके बाद देखो एक से एक अधिकारी उनके पकड़े जा रहे हैं करप्ट, कोई कभी धरा रहा है, कोई कभी धरा रहा है। आइडियोलॉजी है, ऐसे ही होते हैं, गरीबों के मसीहा निकलते हैं और फिर वही क्या बन जाते हैं, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। तो यहाँ पे हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ से कार्नवालिस बोल रहा है कि भाई साहब ऐसा करते हैं कि ये जो भूमि है, भूमि का तुम्हें जमींदार बना दिया गया, ये भूमि को भी क्या करा जाएगा, अगर एक जमींदार की मृत्यु होती तो उससे भी क्या कर दिया जाएगा, अचल संपत्ति, चल संपत्ति के रूप में स्थानांतरित कर दिया है। चल संपत्ति मतलब क्या होता है, एक संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित होना। तो जितने बच्चे हैं वो सब में वो बंटवारा होगा, समझ रहे हो, कि एक जमीन एक खंड है और जमींदार के भाई 2 लड़के तो होंगे नहीं, चूंकि वो टाइम है, और जमींदार के पास पैसा भी है, और जमींदार स्त्री भी रख सकता है। तो मान लो उसने रखी 4 बीवी, 4 बेगम रखी हैं अपनी, और चारों से उसे 10-10 लड़के हुए, 40 लड़के हो गए। अब ये एक जमीन है, 40 टुकड़े कर दो, सोच लो, एक जमीन, पहले एक जमीन का मालिक था, अब 40 मालिक, और 40 में लड़ाई हो रही है कि मैं ज़्यादा बोली लगाऊंगा, मैं ज़्यादा बोली लगाऊंगा। अंग्रेज खुश, बोला बढ़िया यार, ऐसे बेवकूफ़ मिले हैं, ऐसे बेवकूफ़ मिले हैं। पहले बात हो रही थी 6 करोड़ की, सामने वाले ने नहीं 8 करोड़, बोला नहीं 10 करोड़, नहीं 15 से, जो जमीन की 5 करोड़ की वैल्यू थी 25 करोड़ में गई। अंग्रेज भी खुश हो रहे हैं, चूंकि जमीन क्या है, प्रतिष्ठा का विषय, मतलब तुम्हारे हाथ से जमीन निकल जाए, गांव वाले तुम्हारे घर के सामने आकर के थूक के चले जाएंगे। कैसा जमींदार है, जमीन तो बचा नहीं पाया। सबको लगा कि नहीं भाई अपने को चाहिए चाहिए चाहिए, लगा रहे हैं हाई बोली हाई बोली। तो क्या हो रहा है, अंग्रेजों का और फायदा, और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, और ज़्यादा जमींदार बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कार्नवालिस ने ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी। कार्नवालिस ने बोला कि भाई साहब किसी भी जमींदार की मृत्यु पर क्या होगा, जमींदार की अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जो भूमि है चल संपत्ति के रूप में उसके उत्तराधिकारी के बीच बटेगी, उत्तराधिकारी के बीच विभाजित होगी। ठीक है, तो अब उत्तराधिकारी अपने विभाजित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा कानून भी लाया, एक कानून लाया सूर्यास्त कानून, एक लाया सूर्यास्त कानून। अब ये सूर्यास्त कानून का मतलब क्या है, सूर्यास्त कानून का मतलब है कि भाई एक निर्धारित डेट रख दी गई, कि बोला गया कि भाई साहब ये 10 तारीख है, ये 10 तारीख तक पूरा का पूरा भू राजस्व जमा हो जाना चाहिए, और अगर 10 से 11 हुई तो जो तुम्हारी जमींदारी के अधिकार है उसे हम क्या कर देंगे, नीलाम कर देंगे। ठीक है, तो अब जमींदार के ऊपर और दबाव, मान लो फसल नहीं हुई, अकाल पड़ गया, अब जमींदार क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे यहाँ तो अकाल पड़ गया, लेकिन क्या होगा इससे, भाई हम भी तो जमींदारी निपट रही है ना, तो और ज्यादा शोषण करेगा। ऐसा भी कहा जाता था कि फसल जब नहीं होती तो चारा बेच करके पूरा का पूरा कर वसूल लिया जाता था। ठीक है, तो सूर्यास्त कानून क्या है, सूर्यास्त कानून है कि एक पूर्व निर्धारित तिथि तक भू राजस्व अदायगी करनी होती थी, अदायगी करनी थी जमींदार को। नहीं करने की स्थिति में, नहीं करने की स्थिति में जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, और अगर कोई नहीं किया तो नहीं करने की स्थिति में क्या कर दिया जाएगा, जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। सोच लीजिए।
ऐसी स्थिति है। कैसी स्थिति है? अच्छी है, बहुत अच्छी। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें क्या की गई, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लेकर के आई। ठीक है, अब एक और जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है वो ये बनता है कि भाई इसे किस किस क्षेत्र में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि जो स्थायी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त है, उन्हें किन किन क्षेत्रों में, यानी ब्रिटिश भारत के किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया। तो याद रखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का एक गाजीपुर, और इसके बाद एक आता है आपका वाराणसी, और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र, कर्नाटक क्षेत्र। ठीक है, तो इतने क्षेत्रों में क्या हो रहा है, इतने क्षेत्रों में आपको देखने को मिल रहा है कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी के गाजीपुर हो गया और वाराणसी, केवल ये 2 क्षेत्र में, बाकी सब में नहीं है। उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र, मतलब ये ब्रिटिश भारत का कितना क्षेत्र है, 19% क्षेत्र। ठीक है, तो ये 19% क्षेत्र आता है, ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र, यानी जो ब्रिटिश भारत है उसके 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। मेरा क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा कि ब्रिटिश भारत के में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था को सबसे अधिक लागू किया गया था। तो अभी आप देख रहे हो कि ये तो केवल 19%। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी स्थायी बंदोबस्त। कितने घंटे की होगी? 1 घंटा। एक घंटे हुए ना। चलो थोड़ा एक और व्यवस्था पढ़ लो, रैयतवाड़ी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन छोड़ देते हैं। नहीं, अभी दूसरी व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था में एक दूसरी व्यवस्था है। 19% के क्षेत्र पर ये है, तो दूसरी व्यवस्था रहेगी वो कुछ और क्षेत्र पर रहेगी। ठीक है, तो इसके अलावा आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब होता है किसान। ठीक है, रैयत मतलब होता है किसान, यानी यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट करना है वो जमींदारों से नहीं कलेक्ट करना है, वो किससे कलेक्ट करना है, डायरेक्ट किसानों से, डायरेक्ट कृषक से। ठीक है, जमींदार और किसान में बेसिक अंतर ये होता है, जो जमींदार एक ऐसा वर्ग है जो जमीन पर प्रत्यक्ष रूप से खेती नहीं करता है। जमींदार वर्ग कभी खेती करता है, किसानों से करवाता है, जो भाड़े के मजदूर होते हैं उनसे करवाता है, और उनके पास एक निश्चित सीमा में जमीन होती है। ठीक है, जमींदारी के उनके पास अधिकार होते हैं। और कृषक क्या होता है, कृषक ये होता है जो प्रत्यक्ष रूप से वहां पे खेती कर ही रहा है। ठीक, जिसको एक वर्ग में ये बोला जाता है पेटीदार किसान भी बोला जाता है, कि भाई वो केवल और केवल क्या आता है, पेटी लेकर के आता है और पूरा का पूरा पैसा लेकर के आता है और देता है, और बदले में अनाज लेकर के जाता है। मतलब उसका कुछ बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। और जमींदार तो बहुत बड़ा वर्ग है। लैंडलॉर्ड मतलब मालिक, जमीन का मालिक। हालांकि किसान भी जमीन का मालिक होता है ना, लेकिन वो बहुत छोटे अमाउंट का होता है और वो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे खेती ही कर रहा होता है। और जो खेती करता है उसी को आप क्या बोलते हैं, किसान बोलते हैं। जो उत्पादन के काम में लगा है वो किसान है। और जमींदार वर्ग क्या है, जो अपने वैसो आराम में बिल्कुल है और अपनी बेगारी करवा रहा है और मजदूरों से अपना काम करवा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो एक जमींदार वर्ग में आ जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें
किसानों से सीधे संपर्क कर रही है अंग्रेज, यानी किसी प्रकार का कोई बिचौलिया वर्ग नहीं है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं देख लीजिए। पहली विशेषता है कि बिचौलियों कांत मतलब कोई मीडिएटर नहीं, कोई जमींदार वर्ग नहीं है, अंग्रेज और किसान आपस में दोनों मिलकर के तय कर रहे हैं। इसमें यह बोला जा रहा है कि जो किसान है उसके पास जमीन के बेचने या गिरवी रखने के अधिकार रहेंगे। जमीन के बेचने या वो गिरवी रख सकता है, यानी मतलब वो अगर उसको पैसों की आवश्यकता है तो अपनी जमीन को बेच सकता है, उसके पास अधिकार है, या कि गिरवी रख करके भी वो पैसे ले सकता है। थर्ड बोला जा रहा है कर अदायगी ना करने की स्थिति में उनकी जमीन को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अगर कर अदायगी नहीं कर रहा है, टैक्स अगर वो नहीं दे पा रहा है, तो उसकी जमीन को क्या कर लेगी सरकार, जब्त कर लेगी। और 30 वर्षों में पुनः समीक्षा होगी। भाई 30 सालों तक यही व्यवस्था चलती रह जाएगी और 30 साल के बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, एक बार फिर से इसका रिव्यू किया जाएगा। और ये बोला गया कि भाई उत्पादन का हाफ भू राजस्व के रूप में देना पड़ेगा, मतलब जितना आपने प्रोडक्शन किया है उसका आधा आपको क्या करना पड़ेगा, भू राजस्व के रूप में देना पड़ेगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये क्या आपको कैसी व्यवस्था लग रही है, अच्छी कि खराब? स्थायी बंदोबस्त से कैसी व्यवस्था है, बेटर है कि खराब व्यवस्था है? स्थायी बंदोबस्त से बेटर है कि खराब? अरे और ज्यादा रद्दी व्यवस्था है। नहीं, इस चीज को समझिए, देखिए अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ग तैयार होता है, यहाँ पे जमींदार वर्ग कम और साहूकार वर्ग ज्यादा तैयार होता है। चीज को समझिए, साहूकार कौन? साहूकार जो पैसे उधार दे रहा है। भाई देखो, उत्पादन का कितना, आधा उनको दे देना है। पहली बात, उत्पादन का आधा क्या दे देगी, अंग्रेजों को दे देगी भू राजस्व के रूप में। और कभी अगर उत्पादन नहीं हुआ तो अकाल पड़ ही रहा है। इतिहास में अगर आप देखते हो तो लगातार क्या है, फेमिन आ ही रहा है, अकाल पड़ ही रहा है, ड्रॉट पड़ ही रहा है। और खेती किसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर, मानसून के ऊपर। और मानसून का ऐसा सिस्टम है, हुआ आया कि नहीं आया, कभी कभार तो बहुत लेट हुआ और कभी कभार 2-2, 4-4, 5-5 साल तक बारिश ही नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ले दे करके किसान के पास केवल एक जमीन ही भर है उसकी। अब जब जमीन ही भर है तो वो क्या करेगा, अब अंग्रेज तो उससे बोलेगा कि भाई हाँ भू राजस्व लेकर के आओ, लेकिन जब हुआ ही नहीं तो आधा कहाँ से देगा वो? तो फिर वो क्या जाएगा, वो साहूकार के पास जाएगा। साहूकार से क्या लेगा, पैसे लेगा, पैसे उधार लेगा। और भाई और साहूकार की क्या है, अब यहाँ पे साहूकार मनमानी दर पे उसको पैसे देगा। भाई मान लो जो बैंक से मिल रहे थे 10% पे, तो वो यहाँ पे कितना दे रहा है, 50% पे। कि भाई साहब उसने बोला कि ठीक है मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, लेकिन बदले में हर एक महीना में 50% लूंगा आपसे, मतलब 500-500 रुपये मुझे हर महीने चाहिए। तो एक बार तो 1000 रुपये दे दिया किसान सरकार को, अब 500-500 रुपये हर महीने कैसे देगा साहूकार को, समझ रहे हो? तो ये और ज़्यादा प्रताड़ित और ज़्यादा शोषण की व्यवस्था है। वहाँ तो जमींदार है, वहाँ तो किसान गया मेहनत करे, चलो जो मिला वो खाया पिया रह गया। यहाँ तो अब उसको हर एक साल अपनी ज़मीन को बचा करके रखना है। और सीधे बोल दिया कर अदायगी नहीं करी तो ज़मीन आपकी बेच दी जाएगी। तो ले दे करके किसान के पास एक क्या चीज़ है, उसके पास ज़मीन। मदर इंडिया मूवी देखी ना, लास्ट बार जब मैं बोला था तो कोई देखा फिर दोबारा नहीं देखे? मदर इंडिया मूवी में क्या है, यही है भाई राजकुमार क्या है, एक बार साहूकार से ले लिए पैसे, उसके बाद उसको पटाते पटाते राजकुमार निपट गए, उनके लड़के निपट गए, सब चीज़ हो गए, उनका कर्जा नहीं निपट रहा है एक बार जो लिया है, पूरा जीवन वो ब्याजे देते देते मरे जा रहा है। बैल मर गए, पति मर गए, ज़मीन चली गई, घर चला गया, बाढ़ आई तो घर डूब गया, लड़के बड़े हो गए, लड़के अब उसके यहाँ जा कर के काम कर रहे हैं,
यहाँ तक कि साहूकार ने ब्लैकमेल कर दिया कि अपनी बिटिया से शादी करवाओ। चलो कर्जा नहीं कर रहे हो तो बिटिया को प्रेम हो गया तो अब बिटिया से शादी हो रही है। बेचारे विरोध ही नहीं कर पा रहे किसी स्थिति में, क्योंकि साहूकार के कर्ज तले दबा है, जीवन निपट गया। और लास्ट में क्या हुआ कि माँ ने एक बेटे को ही मार दिया, सुनील दत्त को, क्योंकि सुनील दत्त कुछ ज़्यादा ही होशियार बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये मूवी वूवी यही चीज़ तो है। पुरानी मूवी उठाओ देखो, ये लाला वाली मूवी कैसे चल रही थी, डाकू वाली मूवी कैसे चल रही थी। लाला कौन रहता रहा, साहूकार ही रहता रहा, जो एक बार पैसा देता रहा और बदले में माँ के कंगन रख लेता था। अब वही माँ के कंगन के लिए वो डाकू बन जाता था, अब जाता था माँ के कंगन लेने, और उसी के ऊपर पूरी की पूरी मूवी बन जाती थी। यही रहती रही ना पहले की मूवी। बेचारा शोषण का शिकारी रहता रहा हीरो, जमींदार उसका सब चीज़ ले लेता रहा, फिर उसके बाद वो डाकू बन जाता था, फिर जय माँ भवानी करके आता रहा, उसके लॉकर को तोड़ता रहा, पूरे के पूरे कागजात लेता रहा और गांव में बांट देता रहा। मूवी यही है, उठा के देखो 70s 80s की मूवी यही चल रहा है, पूरी की पूरी मूवी में यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो इसी यही है पूरा बेस, क्योंकि आज़ादी के बाद भी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, आज़ादी के बाद भी ये चीज़ चल रही थी। ठीक है, क्लियर है। अब ये लिख लो कि भैया ये किस किस क्षेत्र में था, तो ये समझ लेना ये मुख्यतः मद्रास के क्षेत्र में ही है। ठीक, तो मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल और कुर्ग और दक्कन के पूरे क्षेत्र पर, यहां पर कौन सी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। कुर्ग मतलब है दक्षिणी कर्नाटक, कुर्ग दक्षिणी कर्नाटक आपका मैसूर वाला क्षेत्र। ठीक है, कुर्ग मतलब दक्षिणी कर्नाटक। तो यहां पर क्या है इतने, और ये कितना क्षेत्र आता है, ब्रिटिश भारत का 51% का क्षेत्र आ रहा है। यानी मेन भारत, ब्रिटिश भारत के 51% एरिया पे क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो क्वेश्चन बनेगा तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऊपर स्थायी 19%, फिर जो बची रहेगी वो महलवाड़ी व्यवस्था रहेगी। और सबसे पहले ये कहाँ शुरू किया गया था, 12 महल की पहाड़ियों, 12 महल। अब तो आज के टाइम पे जिला है, कहाँ पे, तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है। तो 12 महल क्षेत्र में क्या है, सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया गया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि 12 महल क्षेत्र या कि 12 महल जिला। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पे लागू की गई, तो कहाँ पे, 12 महल। कहाँ पे है, आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, और उस टाइम पे मद्रास का रीजन था। और इसके जनक एक और लिख लीजिए कि इसके जनक कौन थे, कर्नल रीड और मुनरो, इसके जनक। मतलब ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, जनक, जनक मतलब कि जिन्होंने शुरुआत की थी, यानी इस व्यवस्था की शुरुआत। जैसे वहां पे कार्नवालिस था स्थायी बंदोबस्त में, यहाँ पे कौन है, कर्नल रीड और मुनरो। चूंकि मुनरो कहाँ का गवर्नर जनरल है, मद्रास का गवर्नर जनरल है, और जब मद्रास का गवर्नर जनरल है तो वहाँ पे दूसरी प्रकार की व्यवस्था शुरू की, क्योंकि वहाँ पे जमींदारी व्यवस्था शुरू से नहीं थी। जमींदारी व्यवस्था वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जमींदारी व्यवस्था आपके नॉर्थ में देखने को मिलती है। क्योंकि जमींदार कहाँ पे आ रहे हैं, जमींदार वहाँ पे आ रहे हैं जब सामंतवादी व्यवस्थाएं शुरू हो रही है, फ्यूडलिज्म शुरू हो रहा है। और उत्तर भारत में सामंतवादी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा थी, फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा था, क्योंकि केंद्रीकरण धीरे धीरे कम होता जा रहा था। केंद्र के पास सब शक्ति कम है। अब केंद्र के पास शक्ति कम है तो क्या कर सकता है, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फौज के लिए पैसा देगा, वो सामने वाले को सैनिक भी नहीं रख पा रहा है और मेहनताना भी नहीं दे पा रहा है, तो बदले में क्या दे देता था, ज़मीन दे देता था कि भाई ठीक है वो ज़मीन आप लो, वहीं पे आप जाओ शासन करो, वहीं पे आप पैसा वसूल करो, वहीं पे आप सारी चीज़ें करो, बस उसके बदले हमें कुछ पैसा देते चलो।
इसी तरीके से सामंतवादी व्यवस्थाएं शुरू होती गई। कुछ पंडितों को भी दे दिया गया कि भाई आप ब्राह्मण जाओ और वहाँ जा करके क्या करो, ब्राह्मणीकरण करो जनजाति क्षेत्र पे। जैसे आपका उमरिया क्या है, जनजाति क्षेत्र है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे हमारे यहाँ वो तिवारी लोग हैं, तो उनके पास क्या बहुत सारी ज़मीन थी, तो कहाँ से ज़मीन मिली, ऐसे तो ज़मीन मिल गई। नहीं तो तिवारी वर्ग कौन सा कब का शासक था, ब्राह्मण वर्ग कौन सा शासक था। लेकिन ब्राह्मणों को क्या कर दिया जाता है, ज़मीन दे दिया जाता था कि भाई ज़मीन लो, जाओ वहाँ पर और क्या करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो, भाई लोगों को बताओ कि राजा कौन है। नहीं तो जनजाति को तो मालूम ही नहीं राजा कौन है, वो तो अपने सरदार पे भी बिजी है। राजा को टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, टैक्स कैसे मिलेगा। तो ब्राह्मण जाता था, बताता था कि राजा तुम्हारा भगवान है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, तुम्हारी रक्षा करेगा, ये करेगा वो करेगा। और धीरे धीरे उनको ब्राह्मण धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था और फिर उनको आपके जो जाति वर्ग व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था या कि जाति वर्ग व्यवस्था में ले आता था और बदले में ज़मीन उसकी हो जाती थी। तो ऐसे करके क्या हो गया, वहाँ पे सामंतवाद शुरू हो गए, उत्तर भारत में फ्यूडलिज्म शुरू हो गए, बहुत छोटे छोटे क्षेत्र बन गए और उन्हीं के पास ज़मीन है। तो एक तरीके से आपको उत्तर भारत में क्या देखने को मिल रहा है, जमींदारी व्यवस्था देखने को मिल रही है। जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था उत्तर भारत में देखने को मिल रही है। दक्षिण भारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए दक्षिण भारत में जमींदारी व्यवस्था ही नहीं। अब जब जमींदारी व्यवस्था नहीं तो जमींदारों को कैसे संपर्क करें, तो वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, उसके पीछे की कहानी क्लियर है। तो ये हो जाता है आपका। अब एक और बचता है महलवाड़ी व्यवस्था, उसको अपन कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं। तो जो भी भाई यूट्यूब में देख रहा है तो क्या करेगा, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। फिर हो गया, फिर मिलते हैं कल। चलो बंद कर देते हैं।